चलिए बेटा, हम शुरू करते हैं और आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं आज की क्लास में आपका कॉन्सेप्ट हार्मोनिक मीन। क्या डिस्कस कर रहा हूं बेटा? हार्मोनिक मीन। अगर हो तो बोल देना। तो यहाँ पे आपका मैं हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं और प्लीज कंसंट्रेट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। तुम सब जानते हो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? इनवर्स करना, अपोजिट करना। न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, यही मतलब होता है ना। हाँ जी, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, यही मतलब होता है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जैसी उसने बोला रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या सोचने लगा कि मैं इसका क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यानी कि n ऊपर जाएगा और सिग्मा x नीचे आएगा। दोस्तों मैं इसे कैसे भी आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना यार, पता है ये आज कोई नई बात नहीं बता रहा, स्कूल लेवल में भी कई बार जब इस तरीके की लैंग्वेज आती थी ना, तो मुझे लिटरली बता रहा हूँ स्कूल लेवल का याद है ये, जो जिस वजह से मैं आप सिखा रहा हूँ, कभी स्कूल लेवल से टीचर ने किसी ने कहा था कि ना चीजों को ऐसे तरीके की लैंग्वेज जब आए तो पीछे से पढ़ो, मतलब उल्टा पढ़ो। तुमने कहा सर जैसे, तो देखो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि मैंने डेफिनेशन लिखी है हार्मोनिक मीन की, और हार्मोनिक सर थोड़ा बड़ा लिखे ना। हाँ बेटा, सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे ना। वैसे तो बेटा बहुत बड़ा लिख रहा हूं मैं, और आपका मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि विजिबल भी है स्क्रीन पे, क्योंकि सिर्फ फोन में नहीं देख रहा मैं, वही चीज जो आपको डिस्प्ले हो रही है वो मेरे लैपटॉप में भी आ रही है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे अगर बात करें हार्मोनिक मीन का, तो लिखा था इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो मैं ये कह रहा था कि ना कभी भी ऐसी लैंग्वेज को पढ़ना, मैं सीधे से भी जस्टिफाई कर दूंगा, मैं पीछे की तरफ से भी जस्टिफाई कर दूंगा, लेकिन पहले जरा देखते हैं और सुनो। आप सब जानते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का मतलब, आज कोई पहली बार नहीं, मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी कभी वर्ड वेरिएबल, जब भी कभी वर्ड ऑब्जर्वेशन आए, तो एक ही चीज आपके ख्याल में आए, और वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होती है बेटा, एक्स वैल्यू। क्या होती है बेटा आपकी? एक्स वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा जी आपका रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा हुआ है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए बस मैं लैंग्वेज की तरफ ध्यान दिया, मैंने कहा रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक्स वैल्यू। तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में कहा जाएगा, तो बेटा जी किसके बारे में सोचा जाएगा? 1/x के बारे में। किसके बारे में सोचा जाएगा? 1/x के बारे में, क्योंकि रेसिप्रोकल का तो यही मतलब होता है किसी भी चीज का अपोजिट, या फिर न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर। तो एक्स वैल्यूज का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रेसिप्रोकेट कर दिया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ठीक है कर दिया, उसके बाद क्या पहले क्या लिखा था? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। बेटा आप सब जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते हैं? ऊपर चीजों का सम करते हैं और नीचे डिवाइडेड बाय नंबर करते हैं, यही करते हैं ना। ऊपर चीजों का सम करते हैं और नीचे डिवाइडेड बाय नंबर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन लिखा है, क्या लिखा है आपका? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि आपका ऊपर यहाँ पे क्वाइट ऑब्वियस है इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि इसका मतलब ऊपर बेटा जी आपका नंबर आएगा और नीचे बेटा जी आपका यहाँ पे
सम आएगा। और बेसिकली यहाँ पे सम तो होगा लेकिन ऑब्जर्वेशन का नहीं बल्कि रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन का होगा। आई रिपीट, जरा देखो भाई, आपका उसने बोला रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल सी लाइन है एक ही बार में बस मैंने बोली और ग्रेस को भी माइंड में, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। और जरा देखिए, क्योंकि ये हैबिट जो नहीं है जिनमें स्पेशली उनको ये डेवलप करनी है, तो यहाँ पे जरा देखो उसमें लिखा हुआ है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब सबको पता है 1/x होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स वैल्यू। तो रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, 1/x, ठीक है ना। रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, 1/x, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो, उसने लिखा था डेफिनेशन में कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। यार अर्थमेटिक मीन में क्या होता था, ऊपर टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, ऊपर टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन का मतलब हुआ कि अगर हार्मोनिक मीन बनाना है तो ऊपर तो नंबर आएगा और नीचे टोटल है, ऊपर तो नंबर आएगा और नीचे टोटल आएगा, और इस तरीके से आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये बन जाएगा। जरा रुको, मैं इसे, वैसे तो एक बार आइडिया हो गया, आइए दोबारा से समझते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इससे और कुछ नहीं, तो लैंग्वेज तो सीख ही रहे हो, साथ के साथ बेटा और कुछ हो चाहे ना हो फॉर्मूला जरूर याद हो जाएगा। तो फिलहाल देखो, और यही मेरी इंटेंशन भी है, पर्पसफुली कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जरा ध्यान देते हैं, इस बार मैं सीधा सीधा पढ़ता हूँ। इसमें लिखा था रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक, तो जैसी रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन माइंड में आया, समझ में आया कि भाई एन ऊपर जाएगा, क्या बोला, एन ऊपर जाएगा, और बेटा जी मैंने यहाँ पे आपका क्या लिख दिया, एन लिख दिया, ठीक है। अब एन तो ऊपर गया, मैं नीचे सिग्मा एक्स लिखने ही वाला था कि किसी ने मुझे रोक दिया, कहते सर सुनो गलती कर रहे हो। अरे मैंने कहा अब क्या गलती, सही तो कर रहा हूँ, जो लैंग्वेज लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। कहता है सुनो सर, क्या हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन सिर्फ यही है क्या, बस क्या हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। मैंने कहा नहीं आगे भी है। तो कह रहा पूरा पढ़ो ना सर, पूरा साथ में पढ़ोगे तभी तो सही स्टेटमेंट लिख पाओगे। मैंने कहा ठीक है अब पढ़ लेता हूँ। तो कहता है सर देखो, जैसे ही लिखा था रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब कंफर्म बात है कि अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल किया जाएगा और एन ऊपर जाएगा और नीचे आपका सिग्मा आएगा। मैंने कहा हाँ। जैसे ही मैं सिग्मा एक्स लिखने वाला था, कह रहा सुनो, क्योंकि सेंटेंस अभी पूरा नहीं पढ़ा है, तो देखो क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा सर मतलब, कहता है सर अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होगा और एन ऊपर जाएगा और नीचे सिग्मा भी आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा है टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नीचे सिग्मा यानी कि टोटल तो होगा लेकिन ऑब्जर्वेशन का नहीं बल्कि किसका, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन का होगा। और आप देख सकते हैं, चाहे पीछे की तरफ से आप इसे पढ़ें और चाहे आगे की तरफ से पढ़े, दोनों बातें अलग अलग नहीं बल्कि कैसी है, सेम। अब एक काम करो, फटाफट से थोड़ा सा रिप्लाई करो इस चीज को लेके, ठीक है ना। और आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जस्टिफाई करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि चीज ही ऐसी है, थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन एक बार जब शुरुआत में आदत बढ़ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी जल्दी आने लग जाती है। तो पहले ये बताओ, लैंग्वेज के साथ जस्टिफाई हो रहा है कि अभी ये बताओ। ठीक है साहिल, मानसी आपको क्लियर है? बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें फटाफट से, सो दैट कि फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके अर्जु क्लियर है आपको?
अभिषेक आपको नहीं आया? ठीक है विनीत, क्लियर है, अच्छी बात है। चलिए अब जरा देखिए, कुछ बच्चों को अभी क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अरे बाकी बच्चे भी जवाब दिया करो बेटा। अनुष्का क्लियर, अच्छी बात है। तनीषा हो गई, देव है, शिखा है, ठीक है ना, अभय हो गया, मिश्रा जी आप हो गए। तो फटाफट से रिप्लाई भी किया करो सो दैट कि फिर थोड़ा सा हम चीजों को आगे बढ़ाए। देखो फिलहाल मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ और देखो बेटा यहाँ पे ओके शिखा क्लियर है आपको, तो देख लो, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो देख लो। वैसे तो बेटा आप बेसिक सी बात है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका मेरे को ये समझ में आया था कि ये हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है। अब हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन में रेसिप्रोकल का मतलब तो आपको पता ही है, और साथ के साथ आपका पूरा पढ़ते हैं तो लिखा है हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। और बेटा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स वैल्यू। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है आपका, एक्स वैल्यू। तो अब जरा देखो, मैंने कहा कि भाई अगर मान लिया हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला डेवलप करना है तो मैंने कहा कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख के समझना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो भैया मैंने यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन में एन लिख दिया, और आप सबको जैसे पता है कि क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी गई है तो यानी कि इसका मतलब मैं इस समय पे अनग्रुप डेटा के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ बच्चे, अनग्रुप डेटा के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जरा देखो, मैंने सिंपल सी बात बताई, मैंने कहा देखो चाहे सीधे सीधे पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, बात तो एक ही है। तो हार्मोनिक मीन के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो हार्मोनिक मीन के लिए लिखा था इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। बेटा जैसे ही लिखा था रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, आप सबको पता होना चाहिए कि यानी कि अगर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनाना है तो बेटा जी क्या किया जाएगा, अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले को रेसिप्रोकेट किया जाएगा। तो जैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका n ऊपर जाएगा, और मैं नीचे सिग्मा एक्स लिखने ही वाला था कि किसी ने मुझे रोक दिया, कहता है कि सर एक मिनट रुक जाओ, गलत कर दोगे। मैंने कहा यार क्या गलती हो रही है, रेसिप्रोकल कर तो रहा हूं। तो कहा गया कि सर देखो उसमें लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपका सिर्फ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन नहीं लिखा गया, जो आप सीधा यहाँ पे ऊपर n लिख दो नीचे सिग्मा x लिख दो। मैंने कहा हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो कहते जब समझ रहे हो तो फिर गलती क्यों कर रहे हो, उसमें लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो बिल्कुल सर n ऊपर जाएगा और नीचे सिग्मा भी आएगा, लेकिन क्योंकि लिखा था रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन के साथ साथ टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब एक्स वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर n जाएगा, नीचे टोटल भी आएगा, सिग्मा भी आएगा, लेकिन सिग्मा तो होगा लेकिन ऑब्जर्वेशन का नहीं बल्कि रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 1/x का। अब बताओ पहले ये क्लियर हुई बात या नहीं, जो बच्चों को संकेत अभी मतलब बेटा नाम है, ऐसे तो हार्मोनिक मीन का मतलब का तो कोई मतलब ही नहीं बना, नाम है वैसे तो। ऐसे में पूछूं अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं है ऐसे तो, ठीक है। तो अब जरा देखो, चलिए बहुत अच्छी बात है, अब सभी को क्लियर हो चुका है। और हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, कई बार ऐसा होता है। तो अब जरा देखो यहाँ पे जब बेटा जी आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, अब उसके बाद आपका मैंने कहा यार अब जिस पर्सन ने मुझे हेल्प करी थी, मैंने कहा भाई अब मत बता दियो मुझे,
अब मुझे मत बताइयो, मैं बनाऊंगा ग्रुप डेटा का फॉर्मूला। पिछली बार तूने मेरी हेल्प कर दी थी, मैंने कहा नहीं भाई मैं टीचर हूँ और मुझे आता है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर, मेरे को ऐसा लगा गलती ना हो जाए तो इसलिए आपको बता दिया, इस बार आप कर लो। तो बेटा जी मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया, और तुम सबको पता है कि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हाँ जी, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला इसमें ग्रुप डेटा में, तो सबको पता है अनग्रुप और ग्रुप में एक ही चीज का फर्क होता है, किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे आपका, मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में, शायद नहीं आपकी क्लास में नहीं, कहीं और की बात होगी, कई बार ना ऐसा हो जाता है मेरे साथ। अब कई सारे बैचेस है इस समय पे, तो इतने बैचेस हैं कि मतलब घर में ही मुझे लगता है अगर मान लिया प्रैक्टिकली मैं जब बैच ले रहा होता तो शायद मैं सारे बैचेस ले ही नहीं पाता। अब तो घर में हूँ तो बैक टू बैक क्लास ले सकता हूँ। खैर अभी जरा देखो, काम की बात पे आते हैं। तो ना कहीं पे मैं आईसीआई की बुक को रिवाइज करवा रहा था, तो नहीं तुम्हारे वाले बैच में भी था या नहीं था, ठीक है ना, लेकिन आपका मैं आईसीआई की बुक को ही रीड करवा रहा था, आप लोगों के साथ भी करूंगा, और ऐसा कंफर्म करवाने के लिए करूंगा कि देख लो भाई मैंने तो बहुत कुछ बता दिया अब आपको, अब बहुत कुछ बता दिया, जरा देखे तो सही कि मैंने जो ये आपको लिखवाया है या बताया है, ये मतलब आपका आईसीआई की बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है या मैं अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा, तो ऐसा थोड़ा सा कंफर्म करवाना जरूरी होता है। फिलहाल देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जिसको मैं ग्रुप डेटा बोलता था, तो आईसीआई में ना ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा बच्चों से कि मैंने कहा भाई आगे से क्या करूंगा, मैं अनग्रुप डेटा नहीं बल्कि क्या लिखवाऊंगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखवाऊंगा, क्योंकि इस नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये वो डेटा होगा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी का एक्सिस्टेंस होगा ही। तो अब जरा देखो यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला डेवलप करना शुरू किया। मैंने कहा भैया कोई मत बताना प्लीज, और जिस पर्सन ने मेरी हेल्प करी थी मैंने कहा स्पेशली बेटा आप मत बताना, उसने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगा सर। तो अब जरा देखो, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन लिखा था कि हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। मैंने कहा भाई एन ऊपर जाएगा और नीचे सिग्मा भी आएगा, लेकिन रेसी नीचे टोटल तो होगा, एग्रीगेट तो होगा, लेकिन आपका 1 में एफएक्स का। और जैसे ही मैंने ये बात बोली, जिस बच्चे ने या जिस पर्सन ने, जो भी समझ लो, एक कहानी बना रहा हूं, उसने कहा सर आपने फिर गलत कर दिया। मैंने कहा भाई क्या बात है, अब क्या मैंने गलत करा, इस बार क्या गलती हो गई? कहता है सर एक बात सुनो, डेफिनेशन पढ़ो आप क्या लिखी। तो मैंने कहा यार 5-7 बार पढ़ चुके, यही लिखा है उसके अंदर। कह रहा प्लीज एक बार मेरे कहने को दोबारा। मैंने कहा ठीक है। कहता है इसमें लिखा था रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक। मैंने कहा हाँ जी लिखा था। तो कहता है जैसे ही लिखा था रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन एन ऊपर जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाएगा। कहता है नीचे टोटल भी आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा, लेकिन क्योंकि आगे लिखा हुआ था टू द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा तो कहता है सर क्योंकि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स वैल्यूज। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स वैल्यूज। तो यहाँ पे तो सर फिर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, नीचे यहाँ पे रेसिप्रोकेट तो होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ एक्स वैल्यू का होगा। अरे मैंने कहा अच्छा ये बात है, दोबारा बता रहा हूँ। कहते हैं सर नीचे क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स वैल्यू। तो कहते हैं सर नीचे टोटल आएगा और रेसिप्रोकल होगा, लेकिन एक्स वैल्यू नहीं, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ एक्स वैल्यू होगा। और क्योंकि वहां पे आपका क्या लिखा था बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा में बनेगा और आपका ऐसे सिग्मा एफ अपॉन में एक्स। बताओ भाई क्लियर होती है बात या नहीं? जिसको नहीं हुई कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मेंशन करें बेटा,
और जैसे आपको ठीक लगे। साहिल तू बता जरा, देखते हैं, तू बोल के बता, अनम्यूट कर, बता क्या दिक्कत आ रही है तेरे को। ठीक है, अच्छी बात है, बाकी सबको क्लियर है। ठीक है साहिल बता भाई, मेरी तरफ से तो अनम्यूट है भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले बेटा। बाकी सभी बच्चे रिक्वेस्ट है, बाकी सभी बच्चे सर, म्यूट कर ले अपने आप को। सर फ्रीक्वेंसी से हम सर ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाउडली बोलो साहिल। सर एफएक्स सर फ्रीक्वेंसी से सर ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक्यूरेट निकल सके कितना ऑब्जर्वेशन है। बच्चे एक बात सुनना, यहाँ पे उसमें क्या लिखा था, ऑब्जर्वेशन वर्ड लिखा था ना उसमें। तो जब ऑब्जर्वेशन वर्ड लिखा था तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स वैल्यू को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को तो नहीं कहते, ठीक है ना। तो आप, मैं यहाँ पे इस समय कोई और लॉजिक तो बात ही नहीं कर रहा, समझ रहे, मैं किसी और लॉजिक की बात कर भी नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं अभी। मैं तो सामने लिखे हुए सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा हूँ, बस सामने लिखे हुए सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा हूँ। अब सामने लिखा हुआ सेंटेंस जो है वो आपका कह रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक्स वैल्यू होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता। तो इसीलिए आपका यहाँ पे जो है, मैंने कोई और हार्मोनिक मीन का कोई जवाब ही नहीं दिया कि हार्मोनिक मीन ऐसा होता है। किसी ने पूछा भी था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या होता है हार्मोनिक मीन का मतलब। मैं कह रहा हूँ अभी मैंने कुछ हार्मोनिक मीन के बारे में बोला ही नहीं, होने को तो नाम होता है बस हार्मोनिक मीन, लेकिन इस समय पे जो डेफिनेशन है मैं डेफिनेशन के वर्ड्स को जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ कि डेफिनेशन के वर्ड से कैसे कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, वो आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके हिसाब से अपनी बात को, फिर मैं आपकी बात को बताता हूँ कि कहाँ गलत और कहाँ सही है। बोलिए साहिल। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम साहिल फटाफट से जवाब दो, ठीक है। ओके बच्चे, तो अब जरा देखिए यहाँ पे आपका, हाँ जी, तो अब इससे आगे चलते हैं। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, it is one of the special types of average. It is one of the special type of average. अब बात आती है सर स्पेशल टाइप का मतलब। तो मान लिया मैं कहता हूं कि जस्ट सपोज कर लो कि आप लोगों को, जैसे अभी तो चलो लॉकडाउन है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ओपन होगा तो फिर क्लासेस भी होंगी, आपको आना भी पड़ेगा। तो सपोज कर लो आने जाने के लिए आपने कहा जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ी दिक्कत होती है, डर भी लगता है आपको, आई होप आप समझ सकते हैं। तो आजकल अगर बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा सस्ता रह गया, मेट्रो तो मुझे लगता नहीं कोई सस्ती है। और जिस तरीके से ऐसा लगा था मुझे कि कोरोना में चीजें सस्ती हो जाएंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महंगाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई लोगों की इनकम कम हो जाएगी, अब तो कम हो जाएगी तो पेइंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, तो क्वाइट ऑब्वियस है थक हार के चीजें सस्ती होंगी ही होंगी। लेकिन जिस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा, क्योंकि इनकम कम होगी और खर्चे मतलब प्राइस राइज हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि भाई जब मेट्रो से जाना हो या ज्यादा थोड़ा बहुत फर्क नहीं आता, एक काम करते हैं अपना अपना व्हीकल खरीद लेते हैं। तो मान लिया जस्ट सपोज कर लो मैं साहिल से बात करता हूँ, साहिल से मैंने कहा कि भाई आपका कोई व्हीकल ले लो बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसने कहा जी समझ नहीं आ रहा कौन सा व्हीकल, ठीक है ना।
तो अब जरा देखो सुनो, मजाक अगर कभी करें तो माइंड मत करना, ठीक है ना, मजाक के तौर पे कर रहे हैं आप। चक्कर क्या है, वैसे फेस टू फेस होता है तो समझ में भी आ जाता है किसी बच्चे को बुरा लग रहा हो तो। लेकिन बेटा देखो पढ़ाई क्या है, दुख के दिन है बेटे, ये दुख के दिन कैसे कटेंगे, ऐसे ही हंसते मजाक करते ही कटेंगे। वो एक अलग बात है कि कॉन्सेप्ट भी उसी में ही है और मजाक भी उसी में। तो सुनो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो साहिल से पूछा मैंने, साहिल से ने मुझसे पूछा कि सर आप बताओ, तो मैंने कहा एक काम कर बेटा, कहाँ रहता है तू, फटाफट से बता साहिल कहाँ पे रहता है भाई। हाँ भाई साहिल जल्दी बता कहाँ रहता है। सर मालवीय नगर। मालवीय नगर। तो भाई ऐसा है, मैंने कहा मालवीय नगर से आपका जहाँ सेंटर है तुझे रोज आना पड़ेगा। कहता है हाँ ठीक है ना। मैंने कहा तू एक काम कर, तू ना ई रिक्शा खरीद ले। इसने कहा क्या बात कर रहे हो आप। मैंने कहा मेरी बात मान, ई रिक्शा खरीद ले। देख गवर्नमेंट ऐसी हमारी तो मतलब मेरे को कुछ ऐसे वर्ड बोलने नहीं चाहिए, लेकिन भूखी गवर्नमेंट है हमारे देश की। वैसे जब इलेक्शन आते हैं तो कहते हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, हमारे पास बहुत फंड है, हमने चोरी रोकी है। और जैसे ही एक महीने का आपका बेसिकली लॉकडाउन होता है, एक महीने में सरकार की आंखों में आंसू कि ये खोलो वो खोलो क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ इस तरीके की बात। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, एक महीने में ही हालत खराब हो गई इनकी। तो अब जरा देखो, इट इज वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ हैबिट। अब सुनो, whenever question ask about whenever question about average of rates without percentage, whenever question ask about average of rates without percentage, और सुन लो अब तुमने कहा ये कौन से रेट्स होते हैं विदाउट परसेंटेज, ये देख लो, स्पीड इज वन ऑफ द रेट। स्पीड कैसे होती है बेटा, किलोमीटर पर आवर। प्राइस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेट, रुपी पर किलोग्राम, रुपी पर लीटर, रुपी पर मीटर, ठीक है ना। इसके अलावा और भी अगर एग्जांपल लिखना चाहूं, होटल का रेंट कैसे होता है बेटा, आप सबको पता है, पर रूम पर डे, ठीक है। सिनेमा हॉल पर सीट पर शो। तो बच्चे मेरी बात सुन लो, जहां पे भी यूनिट ऑफ मेजर एक नहीं बल्कि कितना आएगा, दो आएगा, उसी को बेटा जी क्या कहा जाएगा, रेट्स का। क्या कहा जाएगा आपका, रेट्स का। जहां पे भी यूनिट ऑफ मेजर दो आएगा बेटा जी उसे क्या कहा जाएगा, रेट्स कहा जाएगा। और ये वर्ड कौन से वाले रेट्स है, रेट्स विदाउट परसेंटेज। बेटा देखो एक और रेट्स भी होते हैं, जैसे मैं लिखता नहीं हूँ, जैसे समझाने के लिए बताया तो रेट्स होते हैं बेटा, मान लिया हमारे देश की पॉपुलेशन हर साल कितने परसेंट से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका रेट है, लेकिन ये रेट किसमें है, परसेंटेज में। हाँ जी, यहाँ पे भी हमारा रेट है, लेकिन ये रेट किसके अंदर है, परसेंटेज के अंदर, ठीक है बेटा। तो अब जरा देखो, एक मिनट रुकना। हाँ, तो यहाँ हमारा भी यहाँ पे रेट है, लेकिन ये रेट कौन सा है, विदाउट परसेंटेज। और जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो वाला कौन सा था, रेट्स इन परसेंटेज। जैसे होता है ना, हर साल हमारी पॉपुलेशन कितने से बढ़ जाती है, 10% से बढ़ जाती है। तो जहां पे परसेंटेज वाला रेट आएगा तो वहां पे कोई और मेथड अप्लाई होगा, कौन सा होगा वो भी बता देंगे। लेकिन जब भी आपका बेटा, सभी अपने आप को अनम्यूट म्यूट करो प्लीज, किसी की आवाज आ रही है यहाँ पे। तो अब सुनो, जब भी आपका
रेट्स होंगे और उनका एवरेज पूछा जाएगा, और रेट्स कौन से वाले, विदाउट परसेंटेज, तो वहां पे आपको थिंक अबाउट, ये नहीं बोला कि अप्लाई ओनली, क्या बोले, थिंक अबाउट, यहाँ पे लिख देता हूँ, whenever question ask about average of rates, और कौन से वाले रेट्स, विदाउट परसेंटेज, तो मैं लिख रहा हूँ बेटा, think about harmonic mean first, think about harmonic mean first, ठीक है, और साथ के साथ तुमने कहा इन दोनों को ही क्यों छोड़ा, जब रब कर रहे थे तो सारे ही कर देते। बच्चे आपके पेपर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब भी हार्मोनिक मीन अप्लाई करने के लिए आएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है क्वेश्चन किसका, स्पीड का या फिर प्राइस का है। तो थिंक अबाउट द हार्मोनिक मीन फर्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूं बट बी केयरफुल, but be careful since exception are there। तुमने कहा सर मतलब क्या है, सुनो बेटा, रेट्स का मतलब तो बता दिया, अब मेरी बात सुनो, जब भी आपका एवरेज ऑफ रेट्स, कौन से वाले रेट्स, विदाउट परसेंटेज, और आपको बता दिया कि कौन से विदाउट परसेंटेज हम कंसीडर करते हैं, स्पीड और प्राइस, और भी होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वो स्पीड और प्राइस पे बेस्ड आएगा। तो whenever question asks about average of rates without percentage, think about the harmonic mean first, यानी कि सबसे पहले आपको वहां पे किसके बारे में सोचना है, हार्मोनिक मीन के बारे में। बट बी केयरफुल सिंस एक्सेप्शन आर देयर, यानी कि बच्चों इस बात का क्या मतलब हुआ कि ऐसा हो सकता है कि कल को एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपका एवरेज ऑफ रेट्स पूछा जाए, लेकिन वहां पे हार्मोनिक मीन अप्लाई ना हो पाए, वहां पे हार्मोनिक मीन अप्लाई ना हो पाए। तुमने कहा सर एक बात बताओ, अगर ठीक है आपकी बात, अगर ऐसा होगा हमें कैसे पता चलेगा पेपर में, कोई टेंशन नहीं है, जिस दिन मैं अगर कहूंगा कि हाँ एचएम की बात मैंने कंप्लीट कर दी है तो फिर आपको भी कोई डाउट नहीं है, सारी बातें एक साथ थोड़ी होंगी, धीरे धीरे ग्रेजुअल होगी। तो अभी मैंने ये बताया कि एवरेज ऑफ रेट्स विदाउट परसेंटेज के लिए क्या लगाना होता है, थिंक अबाउट द हार्मोनिक मीन फर्स्ट, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एवरेज ऑफ रेट्स ही करना हो और कौन से वाले रेट्स, विदाउट परसेंटेज ही करना हो, लेकिन वहां पे लगेगा और एचएम नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। तुमने कहा चलो सारी बात छोड़ो, ये तो नहीं बता रहा आपने कि पता कैसे चलेगा, अच्छा ये बता दो कि अगर एचएम नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। तो बच्चे आपको बताना चाहूंगा कि अगर एचएम नहीं लगेगा तो फिर वो एवरेज लगेगा जो हर जगह लगता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ एवरेज इज व्हाट, अर्थमेटिक मीन। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, और जरा देखिए होपफुली विजिबिलिटी होगी, और जरा देखिए मैं लिख रहा हूं exception of HM, exception of HM is A, exception of HM is A, यानी कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया जो एवरेज ऑफ रेट्स का क्वेश्चन हुआ और वहां पे HM एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो अगर HM एप्लीकेबल नहीं हुआ तो ये पहली बात, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शनल केस, क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्शनल केस बोलेंगे। और हार्मोनिक मीन का एक्सेप्शन कुछ और नहीं बल्कि कौन सा होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन इज व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी। ठीक है, अब पहले बताओ जितनी बात अभी बोली है ये कंफर्म हुई आपको? सर हाँ जी, किसी ने जवाब दिया, मैसेज कर दो, कोई बात नहीं, क्लियर है ना सर? कौन बोल रहे बेटा? साहिल बोल रहा हूँ सर। हाँ साहिल बोल।
सर हार्मोनिक मीन इन ग्रुप डेटा का सर एग्जांपल बता देंगे? हार्मोनिक मीन का हार्मोनिक मीन इन ग्रुप डेटा का एग्जांपल बता देंगे क्या? बेटा देख सुन, अभी ना ऐसे मैं होने को तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, लेकिन यार पता है यस सर। चक्कर क्या है, एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस से पढ़ाना है उसी सीक्वेंस से ही पढ़ाऊंगा। आपके यस सर। कहने पे अगर मैंने चीजों को आगे पीछे किया ना, तो होगा क्या कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। यस सर। तो इसीलिए ना अभी जैसे अगर मैंने आपको बात करी, अगर तुम कह रहे हो कि सर ग्रुप डेटा का एग्जांपल बताओ, यार एक बात बता साहिल, वैसे सोच कि ग्रुप डेटा के नाम पे ऐसा क्या नया हो जाएगा, एक ले दे की फ्रीक्वेंसी तो एक्स्ट्रा आएगा। यस सर, वही फ्रीक्वेंसी ऊपर क्यों गया नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं तो फ्रीक्वेंसी तो आएगा, मतलब आप समझ रहे हो, जो लॉजिक वाली बात है वो तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, कम से कम नेक्स्ट क्लास तक ही मैं कुछ ऐसा बता पाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एज सच फॉर्मूला आपके सामने है, ट्रीट कैसे करना है वही बताए, थोड़ा सा ना पेशेंस रखो, क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट खराब हुआ ना बेटा, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आप समझ रहे हो, ये चीज आपको जितनी सारी बातें बता रहा हूं, ये सब बातें जो है आपका, आपको नवंबर तक याद रखनी है। तो आपके माइंड में एक स्टेबल लॉजिक होना चाहिए हर चीज के पीछे, ठीक है। तो चलो खैर, ये आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। और मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आप पहले एक काम करेंगे, सुनो, पहले बताओ अगर एक्सक्यूज मी सर। विजिबिलिटी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक्सक्यूज स्क्रीनशॉट मी ले सर। लो। हाँ बोल बेटा। सर मुझे लास्ट वाला जो आपने व्हेनेवर से समझाया वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, ये स्पीड वगैरह का। भाई मैंने ये बोला है व्हेनेवर क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट एवरेज ऑफ रेट्स, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एवरेज ऑफ स्पीड पूछा जाए, एवरेज ऑफ प्राइस पूछा जाए, ठीक है ना। रेट्स एक बड़ा वर्ड हो गया, रेट्स के अंदर स्पीड भी कवर होता है, प्राइस भी कवर होता है, होटल का रूम रेंट भी कवर होता है, क्योंकि वो कैसा होता है पर रूम पर डे के हिसाब से, तो 2 यूनिट ऑफ मेजर हो गए। सिनेमा हॉल का टिकट का प्राइस भी कवर होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है पर सीट पर शो, 2 यूनिट ऑफ मेजर हो गए। हॉस्पिटल में भी ऐसी होता है पर बेड पर डे। तो जहां पे आपका 2 यूनिट ऑफ मेजर वाली चीजें होती है उनको हम रेट्स बोलते हैं। और ऐसी चीजों का जब भी एवरेज करने के लिए कहा जाएगा, ऐसी चीजों का जब भी एवरेज करने के लिए कहा जाएगा, सबसे पहले हार्मोनिक मीन के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसके अंदर आपको यही सब कहा जाए कि एवरेज ऑफ स्पीड बताओ, एवरेज ऑफ प्राइस बताओ, और भी जो मैंने 2-3 एग्जांपल लिए, लेकिन वहां पे हार्मोनिक मीन एप्लीकेबल ना हो पाए। तो तुमने कहा सर फिर एचएम नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैंने बता दिया कि एक्सेप्शन ऑफ एचएम इज एयर, कि अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में एचएम नहीं लगेगा तो फिर वो मेथड लगेगा जो हर जगह लग जाता है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर अरिथमेटिक मीन। अब तुमने अगला क्वेश्चन ये किया है सर हमें कैसे पता चलेगा, तो अब मैं उसी पे ठीक है ना, तो अब मैं उसी पे आता हूँ, और होपफुली जिस भी बच्चे ने पूछा था, जिस गर्ल ने पूछा था, मुझे रिप्लाई करे क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। तो अब जरा देखो, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बताओ विजिबिलिटी है वैसे प्रॉपर, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, चलिए, तो अब जरा देखो, आइए मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपके साथ, और 1 मिनट देखिएगा जरा। एक मिनट का वेट करना बेटा। म्यूट करो बेटा सभी।
हाँ जी, अब एक काम करो जरा, मैं इस क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूं आपके साथ और आपको क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, ये देखो पहला क्वेश्चन ही, अ ट्रेन रन्स 25 miles at a speed of 30 miles per hour। ठीक है जी, another 50 miles at a speed of 40 miles per hour, then due to repair to the track for 6 minutes at a speed of 10 miles per hour, and finally covers the remaining distance of 24 miles at a speed of 24 miles per hour, what is the average speed in miles per hour? तो सबसे पहले यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा और आपका हाँ जी, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड वर्ड आते ही हमारे माइंड में क्या आया, मैंने बोला था ना, व्हेनेवर क्वेश्चन आस्क अबाउट एवरेज ऑफ स्पीड, एवरेज ऑफ रेट्स, एवरेज ऑफ प्राइस, थिंक अबाउट द हार्मोनिक मीन फर्स्ट। ठीक है ना। तो अब यहां पे मैं वापस से आता हूं और जरा देखिए क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से रीड कर लें और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। एक बार आप रीड कर लें, ठीक है ना, चाहे लिखना है लिख लेना कहीं पे, जैसा मन करे। मैं रब कर रहा हूं क्योंकि ये तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था। हाँ जी, तो आइए जरा देखते हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो अब जरा देखो, यहाँ पे बोला a train runs 25 miles। जैसी बोला 25 miles, बेटा आप सब जानते हैं इंडिया में डिस्टेंस जो है वो आपका किलोमीटर में लेते हैं, लेकिन विदेशों में किस में लेते हैं, आपका माइल्स के अंदर। मुझे आज तक ध्यान है, बहुत साल पहले की बात है, मैं ना एक जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहा था। तो जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहा था तो हुआ क्या, उसमें दिखाते हैं पुराने वाला जेम्स बॉन्ड, वो डेनियल क्रेग था, उसके पहले पीएस ब्रॉसनन था, उससे भी पहले मतलब पता नहीं कौन सा था, नाम भी नहीं पता मुझे। तो ना भाई वो चला रहा होता है, नहीं है तो बहुत सारे हैं, तो ना बहुत गाड़ी चला रहा होता है, तो ना दिखाते हैं कि आपका उसकी स्पीड जा रही होती है 100 के आसपास, फिर दिखाते हैं मतलब 110 के आसपास, फिर दिखाते हैं 120 के आसपास। तो बिल्कुल ना इतनी हैरानी सी हुई, मैंने कहा यार, मतलब पुरानी फिल्म थी तो मुझे ऐसा लगा कि ना ये पुरानी फिल्म है और पुरानी फिल्म में 120 की स्पीड बहुत होती होगी, इस वजह से दिखा रहे हैं ऐसा। मैंने कहा हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, हमारे यहाँ की जो लड़के हैं, ये तो गलियों में 120 चला रहे थे, ठीक है, इनको हाईवे की तो जरूरत ही नहीं, गलियों में 120 पहुंचा देते। तो मैं आपको बताऊं कि ना उसमें दिखाते रहे मूवी के अंदर जो स्पीडोमीटर था उसका क्लोज शॉट, रिकॉर्ड तेज जा रही है गाड़ी, 105, 110, 115, 120, 125 पे पहुंच गई, चलो मानते स्पीड बहुत ज्यादा है। फिर जो बिल्कुल 125-30 के पास पहुंची तो ना उसमें मैंने इतना पूरे के पूरे स्क्रीन पे स्पीडोमीटर था भाई। तब मैंने साइड में देखा स्पीडोमीटर में, पता है क्या लिखा हुआ था, माइल्स पर। क्या लिखा हुआ था, माइल्स पर। और माइल्स पर आर अगर लिखा हुआ था तो यानी कि 120-130 की स्पीड का मतलब हो गया 200 से ऊपर की स्पीड, मतलब 200 नहीं तो 190 या 200 की स्पीड। तब मुझे भी फील हुआ कि हाँ भाई वाकई में गाड़ी तेज चल रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि माइल्स जो है वो ज्यादा होता है, 1.5 गुना होता है किलोमीटर से। मतलब
अगर एक माइल में 1.6 किलोमीटर के अराउंड हो। तो फिलहाल देखिए, एक ट्रेन है जो कि उसने 25 माइल्स कवर करे एट अ स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर। अच्छा जी, उसके बाद आपका उसने करा फिर आपका शायद 50 माइल्स है और एट अ स्पीड ऑफ था 40 माइल्स पर आवर। ठीक है बच्चे, और साथ के साथ फिर क्वेश्चन में लिखा था देन ड्यू टू बैड ट्रैक। अब आप जानते हो कई बार क्या होता है, जो ट्रैक होता है वो नया नया बना होता है, तो अभी उसकी जो पटरियां होती है वो प्रॉपर जमी नहीं मट्टी में और पत्थर में, तो वहां पे पहले से इंस्ट्रक्शन होती है कि स्लो चलेगी यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मिनट। अब बेटा 6 मिनट का मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। तो टाइम ना तो मैं यहाँ लिख सकता ना मैं यहाँ लिख सकता, तो मैंने क्या करा कि इसको थोड़ा सा साइड में लिख दिया और जरा देखो यहाँ पे लिख दिया 6 मिनट। ठीक है, तो अब जरा देखो 6 मिनट की अगर बात करें एट अ स्पीड ऑफ, लिखा हुआ है 10 माइल्स पर आवर। ठीक है, और लिखा था आखिरी में फाइनली कवरिंग द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 24 माइल्स एट अ स्पीड ऑफ 24 माइल्स पर आवर। होपफुली यही क्वेश्चन था। अगर कुछ चेंजेस भी हुए होंगे तो कोई बात नहीं यार, डेटा ही तो है। 10 की जगह 15 हो जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ी चेंज जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका, मैंने कहा यार एवरेज स्पीड निकाली। अच्छा जी, जैसी एवरेज स्पीड मेरे माइंड में आया, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन हाथों हाथ आया कि यार मैंने तो बच्चों को लिखवाया हुआ है कि whenever question ask about average of speed think about the harmonic mean first। लेकिन फिर मेरे को एक बात मन में वहम आया कि यार मैंने ये भी तो लिखवाया हुआ है कि बट बी केयरफुल सिंस एक्सेप्शन आर, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर एवरेज ऑफ स्पीड तो पूछा जाए लेकिन आपका हार्मोनिक मीन नहीं बल्कि उसका एक्सेप्शन अर्थमेटिक मीन लग जाए। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूं कि मैं यहाँ पे एचएम लगाऊं कि मैं यहाँ पे एएम लगाऊं। लिटरली यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। ठीक है, लेकिन चलिए मैं कंफ्यूजन दूर करेंगे। अभी आप भी बैठे हैं, मैं भी हूँ, दोनों मिलकर कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और जरा फटाफट से मेरा फॉर्मूला पे लिख के खत्म करूं काम को। तो मैं काफी देर तक सोचता रहा कि यार क्या करूं, एचएम लगाऊं एएम लगाऊं, एचएम लगाऊं एएम लगाऊं। मैंने कहा यार समझ नहीं आ। अच्छा बच्चों चलो एक काम करो, इस प्रॉब्लम को मैं दूर कर लूंगा, लेकिन मैं एक्चुअली कंफ्यूज किसी और वजह से। आप मुझे एक हेल्प कर दो। मुझे यार ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि इस डेटा में से मैं किसको x मानूं और किसको f मानूं। यार आप 12th पास स्टूडेंट हो, वही मैंने कहा ना कि वो तो ये तो सिचुएशन ही ऐसी आ गई, नहीं तो अब तक तो रिजल्ट भी आने की तैयारी हो रही होती आपकी। तो 12th पास ही मान के चल रहा हूं मैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका मुझे बस इतनी हेल्प कर दो, इतनी कर सकते हो आप लोग कि इसमें से किसको x मानूं किसको f। आइए जरा फटाफट से स्क्रीन पे शेयर करिए, मुझे मैसेज करिए, फटाफट से बताइए। अच्छा भाई ऐसा है आपका, हाँ जी अभिषेक बिस ने जवाब दे दिया है, स्पीड को f मानना है। और क्वाइट ऑब्वियस है, अगर स्पीड को f बोला है तो डिस्टेंस को x, डिस्टेंस को x एंड स्पीड को f। डिस्टेंस को x, आरजू ने डिस्टेंस को f बोला है, सबसे अलग है आरजू का जवाब। अच्छा अनामिका डिस्टेंस को x। अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैं ना अनामिका डिस्टेंस को x, मानसी वर्मा स्पीड को x। रुकना जरा भाई, एक मिनट रुकना, ये मानसी से बात करें। मानसी का जवाब बाकियों से थोड़ा सा अलग है, देखते हैं कि क्या सोचते हैं। मानसी अपने आप को अनम्यूट कर और बता कि क्यों बोला है तूने ऐसा बेटा। भाई सुनिए, बाकी बच्चे भी सुनिए, आपको भी आवाज आएगी।
हाँ बता मानसी। सर स्पीड को एक्स इसलिए क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो एफ में एक एफ को मतलब हम F1 मान लेंगे और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे और स्पीड सर मतलब यही है। आपको खुद पता है ना मानसी that you do not have the proper explanation. यस सर हाँ हाँ बोल बोल मानसी बेटा। बट सर जो स्पीड है ना हमारी उसमें मतलब मतलब अब एक्स जो होता है हमारा अब सुन बस कोई सर जो बात हमारा नहीं, देखो सुनो कोई बात नहीं बेटा, प्लीज म्यूट कर लेना अपने आप को। सुनो सही गलत ये तो बात साइड करो, आपके साथ ऐसा बहुत जगह होता है कि आपको आता है लेकिन तब भी आप जवाब नहीं दे पाते। आई CA के अंदर यही नहीं होता, ये ध्यान रखना। मतलब क्लैरिटी से कि अगर मान लिया मैंने मानसी से पूछा कि मानसी आप मतलब ऐसे पूछा मैंने बेटा आपका नाम क्या है, तो क्या मानसी ऐसे बोलेगी कि सर एक मिनट बता रही हूँ क्या नाम मेरा, एक मिनट रुको सर, अरे सर अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने पूछा, ऐसा होगा नहीं। आपसे अगर आपका नाम पूछा जाएगा स्ट्रेट जवाब आएगा। आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही होने चाहिए और ऐसे ही होंगे, आप इस चीज की परवाह ना करें, ठीक है। क्योंकि जब मैं कभी किसी चीज को कन्विंस होकर बोल रहा हूँ ना, तो बेटा मैं पहले कन्विंस हूँ। और एक सिंपल सी बात है, कई बार ऐसे वर्ड्स बोलने नहीं चाहिए, खासतौर से जब कैमरे के आगे बोल रहे होते हैं ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन अपने इन वर्ड्स पे हम बहुत साल से खड़े उतर चुके हैं। तो खैर अभी जरा देखिए मैं काम की बात करता हूँ। सुनो बेटा, जितने बच्चों ने भी जो जवाब दिया और एक बच्चे से रीजन पूछा तो रीजन का भी जवाब मुझे मिला, लेकिन थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला। तो सुनो एक बात आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे पता है क्या पूछा गया, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। क्या पूछी गई है? एवरेज स्पीड। तो आज और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी चीज का एवरेज पूछा जाएगा उसको एक्स माना जाएगा। क्या बोला? जिस भी चीज का एवरेज पूछा जाएगा उसको एक्स माना जाएगा। दोस्तों एवरेज तुम पता है किसका करते हो? एक्स का करते हो। एवरेज किसका करते हो? एक्स का करते हो। तो क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड अगर बोला गया है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि स्पीड को एक्स माना जाएगा। और अब तो बेटा जी चॉइस ही नहीं बची, जो बचा है डिस्टेंस उसको एफ माना जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड की जगह पे तो अभी कहते हो कि सर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस, अब क्या करोगे? तो क्योंकि मुझसे एवरेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो अब मैं डिस्टेंस को एक्स मानूंगा और स्पीड को। तो पहला रूल ये सुन लो कि आज और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी चीज का एवरेज पूछा जाएगा उसको एक्स माना जाएगा और उसके बराबर में जो भी दे रखा हो, ठीक है, नंबर्स में स्पेशली जो भी दे रखा हो उसको एफ माना। क्लियर है? पहले बताओ ये बात क्लियर हुई फटाफट से, क्योंकि टाइम भी कम है। क्लियर है बेटा सभी को? रीजनिंग बताओ, रीजन क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और दो चार बच्चों ने जवाब दे दिया, बाकियों का भी होपफुली पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा। अब इधर देखो, आगे चलते हैं। मैंने कहा यार चल ये तो बता दिया बच्चों को कि कैसे एक्स और एफ डिसाइड करते हैं, लेकिन मैंने कहा यार अभी भी कंफ्यूज हूँ कि यार एच एम लगाऊं कि है। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा एक काम करता हूँ, बचपन वाली टेक्निक अपनाता हूँ। वो बचपन में ध्यान है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते थे, तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चनों के अंदर हम क्या करते थे कि ना हमें फिल इन द ब्लैंक्स में नीचे ऑप्शन दिए जाते थे, हम क्या करते थे वर्ड उठाते थे, फिल इन द ब्लैंक में रखते थे और लाइन को पढ़ते थे। अगर पढ़ने में मजा सा आता था, सेंटेंस पढ़ने में मजा सा आता था, तो हम कहते थे ये सही है, और अगर थोड़ा सा जबान अटक जाती थी तो हम कहते थे ये गलत है। तो मैंने कहा भाई पुराने वाले तरीके से चलता हूँ, यहाँ पे एचएन से भी निकाल देता हूँ, एएफ से भी, जो सही सा लगेगा आंसर वही बच्चों को बता दूंगा। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा भाई एचएम लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका एचएम लगाया जाएगा और देखो
बेटा जी आप सब जानते हैं अगर HM लगाया जाएगा तो बेटा जी यहाँ पे क्या किया जाएगा, F डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा, F डिवाइडेड बाय X। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सबको पता होना चाहिए, और देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप सबको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। स्पीड। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कवर होता है। अगर कभी निकालना हो टाइम तो सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका स्पीड अगर निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। दोस्तों मैं आपको बताऊं ये लॉजिक तो ठीक है मैंने बता दिया, लेकिन क्या सारे क्वेश्चन जब भी HM के आएंगे स्पीड के ही आएंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो मैं दूसरे लॉजिक बता रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना, ये तो कंफर्म करवाने के लिए है। तो सुनो, जैसे ही बेटा जी यहाँ पे आपका हार्मोनिक मीन के बारे में ख्याल आया तो बेटा जी F by X निकालना पड़ा। अब F by X अगर निकालते हैं तो लॉजिकली देखा जाए कि अगर मैं F को X से डिवाइड कर रहा हूं तो लॉजिकली आई एम डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय द स्पीड। लॉजिकली आई एम डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय द स्पीड, और जब भी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया जाएगा, जब भी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया जाएगा एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आएगा, क्या? टाइम। एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आएगा, क्या? टाइम। ठीक है ना? तो अब जरा देखो यहाँ पे दोस्तों मैं सही बताऊं कि यही वो एक्चुअली क्राइटेरिया है जहां पे से हम चेक करेंगे कि मीनिंगफुल मतलब कि HM लगेगा कि AM लगेगा। तुमने का मतलब सुनो, मैंने यहाँ पे HM लगाया तो HM लगाते वक्त मैंने क्या करा, F डिवाइडेड बाय X करा, और F डिवाइडेड बाय X करने से एक मीनिंगफुल रिजल्ट आया टाइम। तुम इस क्वेश्चन के अंदर एक काम करो, तुमने कहा सर AM लगाते, तो अगर तुम AM लगाते तो बेटा जी जरा देख लो क्या होता। सबको दिख रहा है एज पर द फॉर्मूला ऑफ AM F into X होता कि नहीं होता? तो अगर F into X होता तो लॉजिकली आई मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बाय द स्पीड। तुम मुझे बता दो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्पीड क्या आता है? डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्पीड क्या आता है? कुछ आता है? कहीं पे कोई रिलेशनशिप नहीं है डिस्टेंस और स्पीड के मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर तुमने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन लगाया तो यहाँ पे सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन जो कंप्यूटेशन करोगे वो मीनिंगफुल नहीं बल्कि कैसी होगी, मीनिंगलेस होगी। मीनिंगफुल नहीं बल्कि कैसी होगी, मीनिंगलेस होगी। एग्रीड इस बात से? तो यहाँ पे बेटा जी इस क्वेश्चन के अंदर आपको अर्थमेटिक मीन नहीं लग सकता, क्योंकि अगर F into X करते हैं तो उससे जवाब आएगा, लेकिन मीनिंगफुल नहीं बल्कि मीनिंगलेस आएगा। तो इसीलिए बेटा जी यहाँ पे आपका HM लगाया जाएगा और F डिवाइडेड बाय X करते हैं, जिससे एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आता है, क्या बेटा जी आपका? टाइम। तो अब जरा देखो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्योंकि शायद फिर 40 मिनट की लिमिट पूरी ना हो जाए। 25 बाय 30, तो अगर ऐसा किया जाएगा तो 0.833 आएगा। और बेटा जी आपका क्योंकि यहाँ पे स्पीड किसमें थी, माइल्स पर आवर में, तो ये जो टाइम भी निकल के आया किसमें निकल के आया, आवर्स में। अब यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 40, तो 50 डिवाइड बाय 40 करा जाएगा तो 1.25 आवर्स आएगा। ठीक है ना? आई थिंक आप समझ सकते हैं। तुमने कहा सर अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो है ही नहीं, डिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर परेशान क्यों हो रहे हो, आपको टाइम भी तो चाहिए, ये तो रखा है टाइम 6 मिनट का। मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा मैं परेशान नहीं हूँ, टाइम दे रखा है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखियो, आवर्स में नहीं बल्कि मिनट्स में दे रखा है, और मुझे टाइम किसमें चाहिए बेटा, आवर्स में। तो सबको पता है कि मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड बाय 60 करना होता है। तो यहाँ पे आपका 0.10 आवर्स बन गया बेटा ये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 24 डिवाइड बाय 24 किया जाएगा तो 1.00 आवर्स आएगा। क्लियर है? तुमने कहा ठीक है, अब बताओ। तो अब बेटा जरा देख लो, आगे डिस्कस करते हैं। और
एज पर द फॉर्मूला सिग्मा एफ बाय एक्स करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो टोटल आएगा बेटा कितना, कर लेता हूं 8 3.18333 आंसर आएगा। और साथ के साथ बेटा एन भी चाहिए। अब मैंने कहा एन कैसे निकाले, तो एन जो है बेटा आपका कैसे निकालेंगे, तो बच्चे आप सबको पता है कि आपका इसका टोटल होता है, लेकिन मैंने कहा मेंशन ही नहीं। हाँ जी, तो अब जरा देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे स्पीड मल्टीप्लाई का टाइम डिस्टेंस आ गया, यानी कि 1 माइल आ गया, और यहाँ पे टोटल आपका 100 माइल एन आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एन की जगह पे 100 आएगा। अभी बहुत सारी बातें बताने को है, एक ही बात को मतलब कई तरीके से बताने को मैं कह रहा हूँ। 100 माइल आएगा और यहाँ पे 3.1833 आएगा, ठीक है, आर्स में लिख देता हूँ और इसको रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो बेसिक बात है। तो आपका यहाँ पे आंसर बना, और 100 डिवाइडेड बाय 3.183333 करूंगा तो आंसर आ रहा है, और आपका 31.41 माइल्स पर आर आ रहा है। 31.41 माइल्स पर आर आ रहा है। तो बच्चे एक बात सुनो, एक छोटी सी बात और बताता हूँ। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में से कौन सा लगेगा, पता है वो कहां पे डिसाइड होगा? एक्स और एफ का लॉजिक बता दिया। अब यहां चेक करोगे कि एफ बाय एक्स से मीनिंगफुल रिजल्ट आ रहा है कि एफ इंटू एक्स से मीनिंगफुल रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी मैं करवा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। और जरा देखो यहाँ पे, बल्कि एक लॉजिक और ध्यान रखना, तुमसे अगर कहीं मिस्टेक भी हो जाए, तुमसे अगर कहीं मिस्टेक भी हो जाए कि सर मतलब कि पता नहीं चल पा रहा सही कर रहा है कि गलत, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, खास तौर से एवरेज स्पीड के क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं, खास तौर से एवरेज स्पीड के क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं। तो अब जरा देखो, एक बात देखना, भूल जाओ कि मैंने यहाँ पे एचएम लगाया कि एम लगाया, भूल जाओ, बाद में क्या फॉर्म। अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऊपर देखना ये क्या था बेटा, टोटल डिस्टेंस, और नीचे बेटा जी ये क्या था, टोटल टाइम टेकन। तो मैं अपनी बात को अभी प्रूव भी कर सकता हूँ, 5 मिनट और लगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बात को प्रूव भी कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे तो तुम्हें ये सारे लॉजिक याद रखने हैं, एक्स किसको मानना है, एफ किसको मानना है, फिर आपको ये देखना है कि एचएम लगेगा कि एम लगेगा। उसके लिए कैसे चेक करोगे कि एफ डिवाइडेड बाय एक्स से मीनिंगफुल आता है कि एफ इनटू एक्स से मीनिंगफुल रिजल्ट आता है, ठीक है। फिर भी मैं कहता हूँ अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप समझ जाना कि एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में आप सबको बताए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए भी फॉर्मूले लिखे थे, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला गया साइड में, आज मैंने एम लगाया, अगला क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूँ वो अर्थमेटिक मीन से होगा, लेकिन ध्यान रखना कब भी बेटा जी आपका एवरेज स्पीड निकालने के लिए ऊपर टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम टेकन लगाओ। मैं अभी वेरीफाई करता हूँ, जरा फटाफट से इसे बेटा जी क्या करो, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसके बाद मैं आपको ये बात जस्टिफाई करता हूँ कि देख लो, जो इसका एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन होगा उसमें भी फाइनली जो होना होगा वो वही होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले। तो अब जरा देखो, होपफुली आपने ये लिख ही लिया होगा, ठीक है। तो देखो एक अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, ये देखो, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं
बस इतना सा क्वेश्चन है, और मैं इसे साइड में करके दिखा रहा हूं। आप लोगों ने रीड तो कर ही लिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो देखो इस चीज को करते हैं साइड में और देखिएगा। कहता है अ पर्सन वॉक 9 आवर, तो जैसे ही 9 आवर बोला समझ में आ गया टाइम की बात हो रही है। एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, कहता है अगेन वॉक 8 आवर। मैंने कहा पता नहीं इंसानी इस समय लॉकडाउन वाला बंदा होगा, मजदूरों को बेचारा जो टाइम पे चलता ही जा रहा है। 9 घंटे तक चला 3 की स्पीड से, फिर दोबारा से 8 घंटे चला कितनी की स्पीड पे, 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो आप सब जानते हैं कि जिस भी चीज का एवरेज पूछा जाएगा उसको बेटा जी क्या माना जाएगा, एक्स माना जाएगा, और बराबर में जो भी दे रखा हो उसको एफ माना जाएगा। अब जैसे ही आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आया, पिछली बार देख लो मैंने एचएम लगाया, एचएम लग भी गई। तुमने कहा सर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है तो आपको तो एचएम के बारे में ही सोचना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सोचना चाहिए, और मैंने यहाँ पे आपका एचएम लगाने की कोशिश करी। तो जैसे ही बेटा जी मैंने यहाँ पे आपका एफ बाई एक्स करा, तो लॉजिकली देखो अगर मैं एफ बाई एक्स कर रहा हूं तो आई एम डिवाइडिंग द टाइम बाय द स्पीड। आप सब जानते हैं कि टाइम डिवाइड बाय स्पीड आएगा, लेकिन कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बल्कि मीनिंगलेस है। कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बल्कि मीनिंगलेस है। यार अभी देखो थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी ये बात। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में एवरेज स्पीड, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। आई थिंक आप जानते हो, और ये आज से नहीं 6th क्लास से पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप। तो आप मुझे बता दो कि अगर मैं f बाय x करता हूं, यानी कि इफ आई डिवाइड द टाइम बाय द स्पीड, तो उससे कैलकुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन जो कैलकुलेशन होगी वो मीनिंगफुल नहीं बल्कि मीनिंगलेस। उम्मीद करूंगा ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, तो f बाय x कर रहा हूं टाइम डिवाइड बाय स्पीड, बेटा इसका मतलब अगर मीनिंगलेस होगी तो उसी समय डिसाइड हो गया कि यहाँ पे आपका HM का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। और अगर HM एप्लीकेबल नहीं है तो फिर वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जो हर जगह लग जाता है, कौन सा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ साइंटिफिक व्हाट, अरिथमेटिक मीन। तो आइए जरा चेक करते हैं, और यानी कि इसका मतलब अगर अरिथमेटिक मीन लगाया जाएगा तो f into x करोगे, और तुम सब जानते हो कि अगर तुमने f into x किया तो इसका मतलब लॉजिकली यू आर मल्टीप्लाइंग द टाइम बाय द स्पीड, और जब भी टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड किया जाता है तो उससे मीनिंगलेस नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल रिजल्ट आता है, क्या, डिस्टेंस। आप जरा देखो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस तो 27 किलोमीटर आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस तो 32 किलोमीटर आएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं सिग्मा fx कर रहा हूं, कितना हो गया 59 किलोमीटर। फिर n निकाल लें तो कितना हो गया बेटा 17 आवर्स हो गया। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपका ऊपर बेटा 59 किलोमीटर आएगा, और नीचे बेटा n के नाम पे आपका क्या 17 आवर्स आएगा। यार लॉजिकली तुम देख लो, इस बार मैंने हार्मोनिक मीन नहीं बल्कि क्या लगाया है, अरिथमेटिक मीन लगाया है, लेकिन अभी भी देखो ऊपर क्या आ रहा है बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और नीचे क्या आ रहा है, टोटल टाइम टेकन। तो लास्ट ऑप्शन है, अगर आपसे गलती हो जाए तो आप आखिरी में एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, और 59 अपॉन में 17 किया जाएगा तो 59 डिवाइडेड बाय 17,
तो फाइनल आंसर आपका 3.47 समथिंग आया किलोमीटर पर आवर। तो अब बताओ पहले थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं? एचएम और एएम कैसे डिसाइड करेंगे एवरेज ऑफ रेट्स के क्वेश्चन में? फटाफट से रिप्लाई करो। कर्मण्य क्लियर है आपको? अच्छी बात है। अब है क्लियर है? अभी तो बेटा और भी क्वेश्चन होंगे, अभी तो और भी क्वेश्चन होंगे, तो आप समझ रहे हो यही बातें दोबारा से रिपीट होंगी और आपका फिर और क्लैरिटी होगी। एक ही चीज में बहुत बार अलग अलग तरीके से बताने में थोड़ा सा वो भी एक क्लास में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए जी, तो फिर एक काम करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसे वो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में अभी हार्मोनिक के और भी पॉइंट्स हैं और इसी बात को मैं और क्लियर करूंगा। अभी जो आज सारी बात बोली है, हो सकता है आपको अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि परसेंटेज में मान लीजिए मैं कहता हूँ सिर्फ 50% ही आएगी या 40% ही आएगी, लेकिन ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि बस एक ही क्लास में सब कुछ सिखाते हैं। अरे जब एक ही बात को मैं इतने एंगल से समझाना चाहता हूँ तो उसमें टाइम भी उसी हिसाब से लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू।